हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट फर्स्ट। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसमें लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयर करता है। किसके साथ? मेटल के साथ। क्या करता है बेटा? जो लिगैंड्स होते हैं वे अपने जो लोन पेयर होते हैं वे शेयर करते हैं किसको? मेटल को। जो अपने लोन पेयर देते हैं वे तो होते हैं लुईस एसिड। जो लोन पेयर को गेन करते हैं वे क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो जिसमें कोई लिगैंड्स अपने क्या करता है, अपने लोन पेयर को क्या करता है? शेयर कर देता है, डोनेट कर देता है या किसको? मेटल को। और उनके बीच में ये जो मेटल होता है वो लिगैंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। मतलब सिर्फ एक ही साइड का अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे? दूसरे को दे दे और उस पर से वापस ना ले। उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि लिगैंड्स है, ये कोई लिगैंड है, ठीक है, इसने मेटल को दिया, अपना लोन पेयर दे दिया, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस बॉन्ड से, ऐसे एरो लगाकर। इसका मतलब है कि जो लिगैंड है, लिगैंड ने ही अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए है? मेटल को दिए है, ठीक है, इसके साथ शेयरिंग की है। तो इसका ये वाला एरो वाला बॉन्ड लगाते ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस जो कंपाउंड बनेगा वो उसको बोले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, शेयर करता है, उनको बोलते हैं लुईस एसिड। और जो गेन करता है वो लुईस एसिड। अब देखो बेटा, in the previous unit we learned the transition metal from the large number of complex compound in which the metal atom are बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जो ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा है, इससे पहले जो डी ऑर्बिटल पढ़े हैं, आपके एफ ऑर्बिटल पढ़े हैं, आपने जो डी ऑर्बिटल पढ़े हैं, मैं उसमें जो कंपाउंड पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े हैं, उसमें जो एनायन मेटल के चारों तरफ लगे हुए हैं, कौन कौन? आपके एनायन मतलब कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल जैसे आपका CO H2O, वे शेयर करते हैं किसके साथ? मेटल के साथ। मेटल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर बेटा? लिगैंड्स हो गए आपके एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल, जो मेटल है वो क्या हो जाएगा? आपका सेंट्रल मेटल, ठीक है। और जो लिगैंड्स है ये आपके एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उन्होंने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया किसके साथ? मेटल के साथ। अब देखो, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन एन इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो चैलेंजिंग है मॉडर्न केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग and molecular structure have provided insight into the functioning of these compounds as visual component of biological system। क्या तो इसका मतलब क्या है? क्या कह रहा है कि जो आपके मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है और जो आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट सिस्टम है, उनके बारे में इससे बहुत सारी आपको जानकारी मिली है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। जैसे आपका क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। एंड विटामिन B12, ये सब के सब आपके कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसके? मैग्नीशियम के, आयरन के और कोबाल्ट के, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आपके क्लोरोफिल में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपके आयरन में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? आपका कोबाल्ट पाया जाता है। वेराइटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री, कैटलिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारी जो आपकी मेटलर्जिक प्रोसेस होती है इंडस्ट्रीज में, एज ए कैटलिस्ट या एनालिटिकल रेजिस्टेंस में, वो रिएजेंट में भी इनका क्या जाता है? यूज किया जाता है। किसका बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या कह जाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड मेडिकल केमिस्ट्री, जो आपकी मेडिसिनियल केमिस्ट्री है, इन सारी जगह में जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। अब देखो क्या कहते हैं, अल्फ्रेड वार्नर किसमें कौन से सन में दिया था, 1866 एंड 1990। ए स्विस chemist was the first of formulate his idea about the structure of coordination compound। सबसे पहले जो आइडिया आया किसको आया था, जो आपका अल्फ्रेड वार्नर थे, उन्हें एक आइडिया आया किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ही प्रिपेयर्ड ए कैरेक्टराइज ए लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने प्रिपेयर किया क्या, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लार्ज नंबर, एंड स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी उनकी क्या क्या स्टडी की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से। वर्नर प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ ए प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर ए मेटल आयन। जो आपके वर्नर थे, वर्नर ने ही वैलेंसी दी थी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो मेटल आयन होते हैं उसकी कौन कौन सी वैलेंसी है, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में किसने बताया था, जो वार्नर साइंटिस्ट थे आपके। बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl2, PdCl2 है प्राइमरी वैलेंसी। जैसे ClCl3 है, देखो जो प्राइमरी वैलेंसी Cl कितने हैं 3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी 3। Cl कितने हैं मेटल के साथ में 2, तो इसका मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटा 2 होगी। Pd के साथ Cl कितने हैं 2, तो इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी बेटा 2 होगी, ठीक है। इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट थर्ड, जो इस तरह रोमन में लिखे हुए होते हैं नंबर, ये होते हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। जो कोबाल्ट है यहाँ पर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया, कोबाल्ट क्लोराइड का मतलब है COCl3 की रिएक्शन करा दी किसके साथ, अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन फॉर्मूला क्या आता है बेटा NH3। इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड्स आयन कुड बी प्रिसिपिटेट या PPT बोल देते एज AgCl ऑन एडिंग एक्सिड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कोल्ड बट सम रिमेन इन द सॉल्यूशन। जब कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ लिया, फिर उसमें देखा कि जब आप उसमें क्या मिलाते हो, उसमें प्रिसिपिटेट मिले आपको किसके, AgCl को ऐड करने पर किसके, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कोल्ड वाटर बट सम रिमेन इन सॉल्यूशन। उसमें आपको तो क्या कहा बेटा, इसने कहा है कि अगर आप जो कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है, अगर अमोनिया के सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो अगर आप उसमें नाइट्रेट सॉल्यूशन मिला देते हैं तो कुछ तो क्लोराइड आयन के उसमें मिल जाते हैं AgCl की फॉर्म में, और कुछ आपके सॉल्यूशन में ही रिमेन बच जाते हैं, ठीक है। क्लियर आगे बात। जो कोबाल्ट क्लोराइड है अमोनिया के साथ में अगर आप नाइट्रेट सॉल्यूशन मिला देते हैं तो उसमें कुछ तो निकल जाते हैं AgCl की फॉर्म में, और कुछ आपके जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसे ही रह जाते हैं। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी बता देते, जैसे Cr है, Cr की निकालने है, जैसे आपको ऑक्सीडेशन क्लोरीन की कितनी होती है, बीच में प्लस माइनस के 1, कितने हैं क्लोरीन 3, तो क्या आ जाएगा x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जो क्रोमियम है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी 3 आ गई, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। पता चल गया बेटा, इसलिए यहाँ पर इसकी 3, इसकी 2, इस पर इसकी भी 2 आ गया होगा समझ में यहाँ से। हम देखो जैसे 1 मोल COCl3 6NH3, ये आपका इसने वार्नर ले लिया, फिर इसने देखा कि जो आपका COCl3 है 3 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो गई, बाहर निकल गई। अगर आपने इसमें क्या मिला दिया आपने, अगर आपने इसमें AgNO3 ऐड किया, AgNO3 ऐड करने के बाद इसमें से 3 मोल AgCl के निकल जाएंगे। ऐसे ही इसमें जो येलो कलर का है, इस मीन्स का क्या निकला। अब देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, अगर वो आपको इस तरह देता है 1 मोल ऑफ COCl3 6NH3 और एक कहता है गेव 3 मोल AgCl, 3 मोल AgCl करा है, इसका मतलब तीनों Cl के Cl जितने भी ये 3 Cl है वे क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ कौन बचेगा CO के साथ 6NH3, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा CONH3 की 6 है ना, तो 6 ये बन गया। तो ऐसे ही इसने कितने मोल्स का, जितने मोल्स बेटा इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, जितने मोल्स वो बाहर निकलने के लिए कह रहा है, इतने ही Cl बाहर निकाल कर दूसरे जो बचे हुए Cl है उसे अंदर छोड़ दो। देखो CO के साथ कितने Cl है 3, तो कितने बाहर निकालने के लिए कहा 2 मोल्स AgCl के बचे। इसका मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर एक Cl रखना है और एक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा 5NH3। ऐसे यहाँ से कितने मोल्स में निकले 1, तो इसका मतलब 3 में से 1 तो निकल गया बाहर और एक क्या रह जाएगा 2 ये हो जाएगा और 2 ये 6।
ठीक है। कोऑर्डिनेशन कितनी रखनी है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है, जो इसकी बॉन्डिंग रखोगे, जो कोवेलेंट होता है, जो कोबाल्ट होता है वो किस तरह बॉन्ड बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो उसमें कितने चाहिए आपको, 6 लिगैंड चाहिए, 1 2 3 4 5 6। आई बात क्लियर। तो इसलिए 6 के लिए 2 ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4NH3 है, तो 2 और 4 6। ऐसे यहाँ पर कितने निकाल रहे हैं, वहाँ पर भी 1, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2Cl रहेगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा बेटा 2Cl होगे, इसके अंदर 4NH3 होगी, वो वॉयलेट कलर का होगा। आपको क्वेश्चन देगा, वो किस टाइप से देता है कि कोई कंपाउंड लिया, उसमें CaCl3 6NH3L है और उसने क्या दिया 3 मोल्स AgCl निकले। इसका मतलब आपको तीनों Cl बाहर निकालने हैं। जो आपका लिगैंड्स रहेगा सिर्फ कितने रहेगा 6NH3 ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कितने निकाले हैं बाहर 2, तो इसका मतलब 5NH3। तो कैसे बनेगा यहाँ पर एक ये कंपाउंड हो गया। इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा आपका CO, कितने Cl बाहर गए हैं 2, तो इसका मतलब बेटा 1 Cl अंदर और कितने 5NH3 की 5, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये होता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बाहर लगा हुआ है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो आपके इसके अंदर जो ये होता है, ये तो होता है आपका मेटल, जो ये दोनों होते हैं ये होते हैं बेटा लिगैंड्स। ठीक है, यहाँ पर मेटल लिखा जाता है, ये लिगैंड्स होते हैं। क्लियर। तो इनकी जो काउंट वो होगी नंबर होगी, ये 6 हो गए काउंट करके, 5 ये और एक ये 6। क्लियर बेटा। ऐसे यहाँ पर 1 मोल क्या रहा है बाहर निकालने के लिए, इसका मतलब 1 Cl बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब 1 तो Cl हो जाएगा 6 में, और 5 क्या हो जाएगा आपके NH3, नहीं 2 1 Cl निकला ना, तो Cl कितना है 3, तो इसका मतलब 2 Cl अंदर और 4NH3, तो क्या बन जाएगा COCl2NH3 की 4 आइज, और ये कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ से ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत बार पूछे गए हैं, मैं बताऊंगी बेटा आपको। These observation of together with the resulting conductivity and measurement in solution can be explained if first 6 group in all, either chloride ion or ammonium molecule or both remain bonded to the cobalt ion during the reaction, and second the compound are formulated so in figure table में देखो ये दिए हुए कंपाउंड जो मैंने अभी बताया ना आपको कि CO, देखो जो पर अभी कंपाउंड बता रही थी कि CONH3 की तरह 3 Cl बाहर निकल गए, बाहर निकालने के लिए 2 कहा तो 1 बच गया ना CO3 में से, तो 1 Cl अंदर। यहाँ पर 1 Cl निकालने के लिए कहा था तो 2 Cl कंपाउंड के अंदर, 1 Cl निकालने के लिए कहा था, यहाँ पर भी 2 कंपाउंड Cl, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। और जो कोऑर्डिनेशन से बाहर जो ये होती है बेटा, ये होती है आपकी आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब जो आयनाइज हो जाती है, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी। जो ब्रैकेट के बाहर होगी बेटा, ये तो होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, और जो इसके लिगैंड्स की फॉर्म में ये अंदर जुड़े रहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर बेटा। जो आयनाइजेबल कि अगर हम इसे आयनाइज करते हैं ये अलग हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अलग हो जाएगा। ये जो अंदर होते हैं ये आयनाइज नहीं होता, ये पूरा का पूरा आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा ही अलग होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बेटा आपके 3 नेगेटिव, ये बाहर ले आए जितने भी आयनाइज होगी वो तो हो गए आपके प्राइमरी, जो इसके अंदर काउंटिंग में होगी ये होगी इनकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर। अब देखो नोट दैट द लास्ट 2 कंपाउंड इन ए टेबल, देखो इसमें जो लास्ट के 2 कंपाउंड है इनका जो फॉर्मूला है क्या है, सेम है, हैव आइडेंटिकल इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला ये होता है बेटा जो लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। COCl3 4NH3, इन दोनों में ये जो चीज़ है दोनों में क्या है सेम है, बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है डिफरेंट है। देखो अगर आपका जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, लेकिन वो क्या है जो उसका ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है डिफरेंट हो जाती है, और वे एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमर्स। सच कंपाउंड आर टर्म एज आइसोमर्स। तो इस तरह के कंपाउंड क्या होते हैं बेटा आइसोमर्स होते हैं। वर्नन इन 1898 propounded his theory of coordination compound. The main postulate are, जो वर्नर थे 1898 में उसने थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जिसके पास्टुलेट ये है। देखो क्या कहा उसने, फर्स्ट में द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाई द नेगेटिव आयंस। जो आपकी प्राइमरी जो आपकी अच्छा ऊपर वाला ऊपर भी है वही है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज,
ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दो तरह के लिंकेज दिखाते हैं, मतलब दो तरह से लिगैंड से जुड़ते हैं। कौन कौन से? एक प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, मैंने आपको प्राइमरी बताया था और सेकेंडरी भी बताया था कौन सी होती है। प्राइमरी होती है जो आयनाइज हो जाती है, सेकेंडरी होती है जो आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर होती है। द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल, देखा है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है? आयनाइजेबल होती है एंड आर सेटिस्फाई द नेगेटिव आयंस। ठीक है, फिर क्या कहा है इसने? द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, देखो जो बेटा इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो होती है, ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये आयनाइजेबल नहीं होता। जो ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इससे बाहर जो भी होगा वो आयनाइजेबल होगा, इसके अंदर जो अंदर होगा वो आयनाइजेबल नहीं होगी। ठीक है, अब देखो नॉन दीज आर सेटिस्फाई द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव मॉलिक्यूल। जो इसके अंदर है वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और नेगेटिव मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब बात समझ में बेटा, जो इसके अंदर लिगैंड्स है वे क्या होता है? न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे NH3 न्यूट्रल होता है, H2 न्यूट्रल होता है, और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि CN के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। Cl के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव आयन हो गए। जैसे H2 क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी है उसके अंदर आपका नेगेटिव मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिक्स होती है किसके लिए? हर मेटल के लिए। अब देखो बेटा इसने क्या कहा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो इसका जो कोबाल्ट है इनके सबके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर बताई थी ना कि इसके जो ये आपके जो बॉन्ड कितने बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए, ये इनके क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो यहाँ पर भी कितने हैं? 6 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हर मेटल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का यहाँ पर 5 और एक ये 6, ये 4 हो गए। NH3 और ये कितने हो गए? 2, 6। तो सबके लिए क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। कोबाल्ट के लिए 6 है, तो चाहे वे NH3 अकेला 6 पूरा करे या इसके साथ अदर कोई एलिमेंट क्या करे, इसके साथ अदर कोई लिगैंड्स इसके साथ अटैच हो कोबाल्ट के साथ, 6 आपके नंबर बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर अब फोर्थ देखो, द आयंस ग्रुप बाउंड द by the secondary linkage the metal have characteristic special arrangement corresponding to different coordination number। जो आपके ये आपके सेकेंडरी जो मेटल के साथ जो जुड़े हुए हैं लिगैंड, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उनका अरेंजमेंट भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे 6 है तो अलग अरेंजमेंट, 4 है तो अलग अरेंजमेंट। इन मॉडर्न फॉर्मुलेटेड सच एज स्पेशल अरेंजमेंट और कार कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। जो इसका अरेंजमेंट होता है लिगैंड्स का, जो अलग अलग तरह से अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आपका एक अरेंजमेंट ऐसा हो गया ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल कौन सी स्ट्रक्चर होती है आपकी? सपोज करो ये मेटल है, ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये बॉन्ड इधर और एक ये 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 बॉन्ड आ जाए, कोऑर्डिनेशन 6 आ जाता है, वो तो हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जिसमें सिर्फ M आपका ये 1 2 3 4 लिगैंड अटैच हो जाते हैं। ये क्या होते हैं आपका? कौन सी स्ट्रक्चर होगी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर सबकी जितने जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर हैं इनके जो अलग अलग हो गए उनके नेम भी अलग अलग होगी। तो इन सबको इकट्ठा बोलकर बोल दे कि सबको जो स्ट्रक्चर बनेगी उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है उनको बोल देते हम पॉलीहेड्रा। द स्पीसीज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स एंड द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। देखो बेटा जो ये ब्रैकेट होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो ये ब्रैकेट होता है इसको तो वो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह लो इस ब्रैकेट को, या आप कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ भी कह सकते हो। ठीक है, और जो इसके बाहर होती है ये कौन होता है आपका? आयनाइजेबल। मैंने बताया था कि इसको हम आयनाइजेबल कह सकते हैं, काउंटर आयन भी बोल सकते हैं। जो इससे बाहर होते हैं इसे काउंटर आयन बोलते हैं। जो ये स्ट्रक्चर जो ये ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, दो नाम बोलते हैं इसके, कुछ भी बोल सकते हो। ही फर्दर पोस्टुलेटेड द ऑक्टाहेड्रल। देखो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई, ये ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। फिर कहा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये मेटल हो गया ऐसे, और ये ऐसे आपकी
इसमें लिगेंड अटैच हो जाएगी। फिर स्क्वायर प्लेनर की भी आपकी अभी स्ट्रक्चर बताइए एम, ये इसमें लिगेंड अटैच हो, ये स्ट्रक्चर इस नाम का इसका होता है स्क्वायर प्लेनर। ये होता है आपका ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। 10 जैसे कि आपकी ये 6 है तो आपका ऑक्टाहीड्रल बनाती है। ठीक है बेटा, जहाँ भी आपके कोऑर्डिनेशन 6 होगी तो आपका कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, कोऑर्डिनेशन 6 होते ही ऑक्टाहीड्रल। यहाँ पर भी ये लिगेंड अटैच हो गए, ये हो गए, और एक ऊपर एक नीचे ये लिगेंड, ये हो गए आपके ऑक्टाहीड्रल। 6 हो गई ना, तो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, देखो यहाँ भी 2 और 1, 4 और 2 6, 5 और 1 ये 6 ये पूरी की पूरी फिर आर ऑक्टाहीड्रल एंटिटी। वाइल लेकिन जहाँ 4 है तो ये क्या हो सकते हैं, देखो 4 किस में है, एक तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर है और एक किस में है स्क्वायर प्लेनर। देखो 1 2 3 4 जिसमें लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो 4 अटैच हो रहे हो या 4 अटैच हो रहे हो, उसमें या तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी आपकी या स्क्वायर प्लेनर होगी, 2 तरह की स्ट्रक्चर होगी आपकी। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वा सॉल्यूशन अगेन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। अब देखो क्या है आपका PdCl2 4NH3, ये कहा इसमें क्या मिला दिया, AgNO3 मिला दिया। AgNO3 मिलाने पर 2AgCl के मोलिक्यूल क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। जब 2 मोलिक्यूल बाहर निकल गए तो ब्रैकेट के अंदर कितने बचेंगे बेटा 4NH3। तो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वही क्या होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और जो बाहर होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। तो अंदर क्या बच जाएगा PdNH3 की 4Ig बच जाएगा ना 4। तो इसका मतलब और बाहर कितने निकल जाएंगे 2Cl है, 2Cl क्या आ जाएगी बाहर प्रेसिपिटेट हो जाएगी किसके साथ, Ag के साथ। तो इसका मतलब इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी ओनली 4 होगी। यहाँ पर कितने NiCl2 6H2, अब देखो 6H2 है, कितने निकाल रहे हैं 2, तो इसका मतलब जो 2Cl है वो 2AgCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब अंदर कोई भी Cl नहीं बचा, तो खाली कौन है 6, तो 6 इसकी क्या हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। जो अंदर ब्रैकेट में रह जाए जो आयनाइज ना हो वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, जो आयनाइज हो जाए वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी। जो तो यहाँ पर कोई भी आयनाइज नहीं हुआ तो 4 तो है Cl और 2 ये Cl, तो कितने Cl हो गए अंदर 6 Cl, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब COCl3 4NH3 बन गए, इसका मतलब यहाँ से 3 Cl में से क्या गया, 1 Cl गया, तो कितने बच गए 2 Cl ये 4 ये कितने हो गए 6, तो कोड सेकेंडरी वैलेंसी होगी बेटा 6। ऐसे ही यहाँ पर कोई नहीं गया तो इसका मतलब 2 और 2 4NH3, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। या आप ऐसे कर सकते हो सारों को जोड़कर, जैसे 4 ये है और 2 Cl इनको इसमें से माइनस कर दो, इकट्ठा सारा टोटल करो और जो प्रेसिपिटेट रहा उसे माइनस करो और जो बच जाए वो ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और जो आयनाइज होती है ये आयनाइज हो जाए ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। अब डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा, जो डबल साल्ट होते हैं वे आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इस कंपाउंड जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वे आयनाइज नहीं होते। देखो क्या कहता है, बोथ डबल साल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टीचियोमेट्रिक रेशियो। दोनों के दोनों जो आपके डबल साल्ट है और आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका जो फॉर्मेशन होता है दोनों का स्टेबल जो कंपाउंड होता है उसकी फिक्स स्टीचियोमेट्रिक उस रेशियो से होता है। हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट ए डबल साल्ट एज द कैंडेलाइट। अब जैसे कैंडेलाइट है KCl MgCl2 इंटू 6H2। देखो जो ये पूरा फॉर्मूला एक ही है, देखो क्या है कैंडेलाइट का कंप्लीट एक फॉर्मूला है, और कौन है मोर साल्ट, ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है। ये होता है आपके पोटेश एलिमेंट जो से सिंपल नेम में बोलता है फिटकरी। ठीक है, ये पूरा फिटकरी का फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, ये फिटकरी का फॉर्मूला अगर हम तीनों को क्या करें आयनाइज करते हैं किस में डिजोल में, हम पानी में डिजोल कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली इसमें डिजोल हो जाते हैं और अपने आप में क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे KAlSO4 H2O4 है तो ये क्या हो जाएगा इसमें 2 ये K प्लस में टूट जाएगा, ये Al 3 प्लस में टूट जाएगा, ये SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, यहाँ पर है K प्लस में KCl माइनस MgCl2 ये सब आयनाइज हो जाएंगे। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन हो जैसे FeCN6 4 नेगेटिव
K4FeCN6 डू नॉट डिसोसिएटेड इनटू Fe2+HCN। जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वे डिसोशिएट नहीं होंगे, जैसे Fe और Cn डिसोशिएट नहीं होंगे। लेकिन जो डबल साल्ट होते हैं वे कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वे आयनाइज नहीं होते। ये बात बेटा क्लियर हो गई होगी। ये तो आंस में ब्रेक डाउन हो जाए जैसे K+Cl- ऐसे। लेकिन जो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर कोई बाहर काउंटर आयन है तो वो आयनाइज होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने भी लिगैंड्स हो वे आयनाइज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी बेटा आपका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म नेक्स्ट पॉइंट में। आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।